तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होंगे, है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द शेयर करिए, और ताकि उस वीडियो से वंचित ना रहें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से उनको वंचित ना रह जाएं, है ना। तो इन वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को में जो भी बताया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करते चलना है और बेहतरीन तरीके से आप लोग को रिवीजन भी करना है। और इतना रिवीजन करना है कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप लोग को भूलने की कोई चांसेस ना बने, है ना। इतना रिवीजन करना है ना। एकदम सवाल को देखते ही एकदम कलम की रफ्तार एकदम दुगनी हो जाना चाहिए, ऐसे एकदम रिवीजन करके जाना मेरे भाई। आइए तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। तो बच्चों, द्विघात समीकरण की परिभाषा, डिफिनीशन क्या होगी, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, जैसे दिखाऊं आप लोगों को, तो हमने मान के लेके चलते हैं कि 4x² + 3x और मान लेते हैं यहाँ पर 2 = 0, है ना मेरे हीरो। तो अब यहाँ से मैं तो बताऊँ आपको कि परिभाषा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ना, इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसा समीकरण है। तो ये मेरे भाई द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि अगर द्विघात समीकरण से अगर आपको ABC का मान निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो द्विघात समीकरण का एक जो समीकरण सूत्र आता है वो क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर होता है 0। तो मैं कहूँ कि क्या ABC का मान इससे निकाल पाएंगे, तो हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे सर, तो यहाँ से x² का आगे गुणांक देखेंगे क्या है, तो a है। तो यहाँ भी देखेंगे कि x² के आगे गुणांक क्या है, तो 4 है, यानी कि वो a के जगह पर क्या आ जाएगा, 4। तो यानी कि a के जगह पर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। b के जगह पर क्या आएगा, तो b के जगह पर यहाँ पर मेरे भाई ऊपर से तुलना कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से c का जो वैल्यू आ जाएगी वहाँ से आ जाएगी 2। यानी ABC का मान हम इस तरीके से तुलना करके हम निकाल पाएंगे और आसानी से रख करके हम किसी भी चीज़ों को, किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। क्या इतना तक क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे। अब मैं तुमसे पूछूं भाई कि अगर x² के आगे, सर अगर मान के चलते हैं कि अधिकतम पावर 2 है, तो आपने द्विघात समीकरण कह दिया। अगर ये है ही ना रहे, मतलब कि इसमें अगर ये ना रहे तो क्या करेंगे, क्या हम उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, आइए आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर x² के आगे जो गुणांक लिखा गया है a, तो x² के आगे जो गुणांक लिखा गया है a ना, तो a की जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर जब भी 0 आएगा तो x² से 0 में गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो केवल आपका बच जाएगा bx + c, और bx + c बराबर 0 बच जाएगा। तो हमको एक बात बताओ कि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 1 है, और जब भी अधिकतम पावर 1 आ जाएगा तो वहां पर वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रैखिक समीकरण हो जाएगा। हमको तो पावर 2 होना चाहिए ना, अगर पावर 2 रहेगा तभी तो हम कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा कि हम कभी भी a के जगह पर 0 नहीं रखेंगे और ना ही कभी आना चाहिए, है ना। तो जब भी हमको 2 पावर दिखेगा तो कभी कहेंगे कि हम द्विघात समीकरण हैं, अन्यथा हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अब मैं बोलूँ भाई कि इसमें जो ये आपको समीकरण लिखे हैं सर, तो इसमें a b c क्या है। तो बच्चों, जहाँ a और b और c क्या है, तो ABC जो है ना वो अचर है। ABC क्या है, अचर है, यानी कोई ना कोई वहां पर एक डिजिट आएगा, अंक आएगा। इतना बात समझ रहे हैं। और जहां पे x और y क्या है, या सॉरी x क्या है, तो भैया x क्या है, तो चर है, वो क्या है, वेरिएबल यानी चर है। तो इतना बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करने वाला हूं आगे कि इस द्विघात समीकरण में जो इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, वो यूज होने वाले होते हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं सर, अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, डिस्कस करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर गेन कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं बताऊँ आप लोगों को
कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बातें आप लोग को पता थी? ये लोअर क्लासों में आप लोग सूत्र बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद किए होंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। क्यों बच्चों, क्या यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे भाई। तो यहाँ से अब आगे फॉर्मूला देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, तो हम कर देंगे बच्चों एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। अभी रुको और कुछ जानते हैं। हाँ, a प्लस बी के अगर होल क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे सर? अगर a और प्लस b के होल पावर क्यूब आ जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो आशा करता हूं कि यहां तक के क्वेश्चन आप लोग को याद होंगे। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब आ सकता है सर। हाँ बिल्कुल आ सकता है, वो भी लिख लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में कर देंगे बच्चों a माइनस का b। ठीक है, अब यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ जाए तो क्या करेंगे? अगर a के पावर क्यूब और प्लस b के पावर क्यूब आएगा तो वहां पर फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? तो यहां पर हम a का क्यूब एक पहले तो लिखेंगे हम ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a b। यहां तक सही है? देख लीजिए आगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ से एक ब्रैकेट में होगा एक a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा, यानी a माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आया है बच्चों तो याद कर लीजिए और इन सारी फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अगर ऐसे क्वेश्चन, अगर ये फार्मूला आप लोग को याद है तो आप लोगों को द्विघात समीकरण में आने वाले क्वेश्चनों में ये सब यूज होने वाले हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप लोग को याद होने चाहिए। तो अब आगे देखेंगे बच्चों कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे अभी और रुक जाइए, इसमें और भी कुछ फार्मूले हैं और इसमें कॉन्सेप्ट हैं और वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ बच्चों, हम यहाँ से विविक्तिकर की कुछ बारे में जानते हैं। यहाँ से विविक्तिकर का कुछ फार्मूले आते हैं विविक्तिकर का। जैसे विविक्तिकर यहाँ फार्मूला आएगा, विविक्तिकर को हम दिखाते हैं बच्चों डी से, यानी डिनोट करते हैं विविक्तिकर को डी से, और डी इक्वल टू जो फार्मूला आता है वह बी स्क्वायर माइनस का 4ac आता है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। यानी हम सर डी का वैल्यू हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो हम दिए गए समीकरण से हम abc का मान निकालेंगे जो पहले आप लोग को बता चुके हैं, हाँ कि नहीं? और वहाँ से abc का मान निकाल करके हम इसमें रखेंगे और यहाँ से हम डी की वैल्यू को प्राप्त कर पाएंगे। सॉरी मेरे भाई, लाइट कट चुका था। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पर तो हम पहले आप लोगों में हमने बताया कि जब भी अगर ABC का मान निकाल पाएंगे और ABC का मान निकाल करके अगर हम रखेंगे तो यहाँ से D की मान हम प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ से बात ये आती है कि यहाँ से केस फर्स्ट, यहाँ से बात ये आती है कि बच्चों जब D का मान 0 आएगा तो क्या होगा, जब D का मान 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, और जब D का मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा। यानी कि विभिन्न कंडीशनों में हम क्या कर पाएंगे सर, उसमें हम क्या कर पाएंगे, है ना? तो जब भी D का मान 0 से बड़ा होगा, जब भी D का मान 0 से बड़ा होगा, जैसे 1 2 मतलब कि पॉजिटिव में होगी, मान जो आएगा वो धनात्मक आएगा। यानी जब भी D का मान जो आएगा 0 आएगा तो वहाँ पे मूलों की जो प्रकृति होगी बच्चों, वह मूलों की जो प्रकृति होगी, वह कैसी होगी? तो बच्चों वास्तविक होगी। कैसा होगा? वास्तविक होगा। यानी कि मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा और साथ ही साथ मेरे भाई असमान होगा। असमान बोले तो डिफरेंस होगा, अगर कोई 5 है तो कोई 9 होगा। यानी ऐसे अलग अलग जो अंक हमको प्राप्त मिलेंगे। कब? जब D का मान 0 से बड़ा होगा तब। अब आगे करते हैं कि जब केस सेकंड की बात करें, यानी कि केस सेकंड की बात करें मेरे भाई, जब D का मान जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? तो सर जब D का मान जब 0 के बराबर होता है ना, तो मूलों की जो प्रकृति आती है वो भी वास्तविक आती है। यानी मूलों की जो प्रकृति होगी वो भी कैसा होगा बच्चों? वो वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जब मूल बराबर हैं तो इसका मान जो होगा वो भी समान है बच्चों। यानी कि जो मान जो आएंगे वो कैसे होंगे? वो भी दोनों समान ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक?
जैसे 8 है तो दोनों 8 ही आएंगे। समझ रहे हो ना, यही बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। केस सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं। जब सर d का मान अगर 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा? तो बच्चों जब d का मान 0 से छोटा आएगा यानी ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, तो उस कंडीशन में आप मूलों की प्रकृति को कह सकते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक नहीं होगी। यानी जो मूलों की जो प्रकृति होगी, जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी मेरे भाई? तो मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक नहीं होगी, यानी वास्तविक नहीं हो गया। जब वास्तविक नहीं होगी अर्थात क्या होगी? काल्पनिक होगी। क्या होगी बच्चों? वास्तविक नहीं होगा अर्थात क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए हैं कि जब d का मान 0 से बच्चों बड़ा आएगा तो वहां पर मूलों की प्रकृति क्या कहोगे? वास्तविक कहोगे, अर्थात जो मान आएगा वो क्या आएगा? असमान आएगा। और फिर जब d का मान जब 0 के बराबर आएगा तो जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक होगी, और वास्तविक होगा तो मतलब उसका मान जो होगा वो समान होगा। जब d का मान जब 0 से छोटा आएगा, माइनस में आएगा, तो उस कंडीशन में कह सकते हो कि जो मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक नहीं होगी अर्थात काल्पनिक होगी। तो क्या इतना बात आप लोग समझ चुके हैं? बोलिए, क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है? अब एक बात आते हैं कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों श्रीधराचार्य का सूत्र हम कब यूज करते हैं? तो जब हमको मान लेते हैं कि कब जब कोई द्विघात समीकरण दे देता है, और जब द्विघात समीकरण का कब जो कोई फैक्टर नहीं हो पाता है वहाँ पे, तो जब फैक्टर नहीं होता है ना तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वो हमारा जड़ी बूटी का काम करता है, यानी कि वो एक रामबाण का काम करता है। यानी कि हम किसका सूत्र लिखने वाले हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र लिखने वाले हैं। यानी श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य का बच्चों जो सूत्र होगा वो हम कब यूज करते हैं, इस बात को तो आप लोग जान चुके हैं। कब यूज करेंगे? जब गुणनखंड का मतलब जो द्विघात समीकरण देगा उसको फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हम श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो फार्मूले क्या होते हैं? तो माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है बच्चों 2a। यानी कि हम लोग को ये फार्मूले का यूज करके हम किसी भी हम द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड कर पाएंगे, फैक्टर वो कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तब इसका यूज करके हम उसको हल कर पाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इतना कंसेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट पता है तो आपको द्विघात समीकरण में एक एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अब चलेंगे हम सवालों की तरफ। अब सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, इसको इरेज कर लेने दीजिए। हाँ, सवाल क्या कह रहा है आगे देखेंगे। सवाल कह रहा है क्या कि यदि द्विघात के मूल समान हो तो निम्न में m का मान पता होगा कि क्या होगा। यानी कि हमको m का मान पता करना है। जो ये हमको समीकरण दिया है उसके द्विघात मूल बराबर भी है, तो हमको m का मान पता करना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है? तो 3x स्क्वायर और -12x प्लस m बराबर 0 दिया है, और साथ ही साथ मूल बराबर है। तो एक बात बहुत ध्यान से रख लीजिएगा कि जब भी मूल बराबर कहेगा तो वहाँ पर d की वैल्यू जो रखेंगे वह 0 रखेंगे। जब भी मूल बराबर होगा तो वहाँ पर d की जो वैल्यू होगी वह 0 के बराबर होगी, और जब d की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो क्या होगा सर? तो ध्यान से सुनिएगा, और उसके सहायता से हम क्या निकालेंगे? m का मान हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे सर? d की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? विभक्तिकार का फार्मूला क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही ना होता है बच्चों? हाँ सर, यही होता है। तो हम यहाँ से सर abc का मान कहाँ से निकाल पाएंगे कि कहाँ से रख पाएंगे? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, और तुलना करके हम abc का मान प्राप्त कर पाएंगे। तो a का मान कितना आएगा? 3 आएगा, और b का मान माइनस का 12 आएगा। आगे यहाँ पर x का गुणांक देख लीजिए, माइनस का 12 है। c का मान कितना आएगा? तो c का मान तो सर m आ जाएगा। बच्चों यही abc का मान इसमें रखेंगे और हम यहाँ से m का मान निकाल पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब मूल की प्रकृति जब 0 दिया था, मूलों का बराबर दिया था, तो वहाँ पे d की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे। b का मान -12 है तो -12 रख के स्क्वायर करेंगे, -4 है और यहाँ a की वैल्यू रखेंगे 3 और c की वैल्यू को रखेंगे m। तो यहाँ पर 0 हो गया, -12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 4 तिया यहाँ पे बच्चों 12 होगा, m होगा। क्या यहाँ पे -12m को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या ये प्लस का 12m होगा? बिल्कुल होगा सर। यहाँ से 144 यानी कि 144 हो जाएगा। क्लियर है? 12 से 144 कटाएंगे बच्चों कितने बार में? 12 बार में। तो यहाँ से हम लोग का जो फाइनली रूप से m की जो वैल्यू आएगी वह 12 आंसर आएगा।
क्या बात समझ में आई है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा तो या तो एम करके दे देगा और या तो के करके दे देगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी बेस पर के का मान निकालने को लिए बोलेगा, और अगर ये आपको पता होगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि द्विघात के मूल बराबर हो तो 2x² माइनस 8x और प्लस के बराबर 0 का मान बताइए। यानी कि इस बार मूल बराबर है, और जब मूल बराबर है तो यहाँ पर इस बार के का मान निकालना है। तो चाहे निकालना हो एम का मान, चाहे निकालना हो के का मान, चाहे कुछ भी का मान निकालना हो। जैसे ये क्वेश्चन हुआ वैसे ही अगला भी क्वेश्चन होगा। तो कैसे होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x² और माइनस 8x और प्लस के बराबर 0 दिया है। तो बच्चों के बराबर जब 0 दिया है और हमारे साथ ये क्वेश्चन में कहा है कि मूल की प्रकृति जो होगी, यानी जो मूल है वो बराबर है, तो मूल जब भी बराबर होगा तो एक माइंड बैठा लीजिएगा कि डी का मान हमेशा 0 रखना है और यहाँ पर के का मान निकालना है। तो के का मान निकालना होगा तो सबसे पहले सर हम डी बराबर फार्मूला जानते हैं b² माइनस 4ac। ये डी किया है विविक्तिकार है, और विविक्तिकार का फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। हमने जानते हैं कि जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हमको abc की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ से हम तुलना कर लेंगे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और तुलना करके हम abc का मान निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू जो आएगी वो 2 निकल कर आएगी, b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो -8 निकल कर आएगा, c का मान जो आएगा वो k आएगा। इतना बात तो समझ गए हैं। अब जब मूल जब बराबर था तो सर d के जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। b के जगह पर -8 है तो -8 का स्क्वायर, और -4 a के जगह पर बच्चों 2 रखेंगे और c के जगह पर k रखेंगे। 0 है तो 0, बोलो मेरे हीरो। तो -8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा, -4 दूनी के 8 होगा, यहाँ पर k होगा। -8 के इधर आएगा, पक्षांतर करोगे तो प्लस का 8 होगा, और जब +8 हो जाएगा और इधर बच जाएगा अकेले 64। क्या बच्चों यहाँ से 8 से 64 कटाएंगे, 8 बार में कट जाएगा, तो के की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वह कितना होगा बच्चों? वो के का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। तो इस तरीके से आप लोग जब भी मूल बराबर कहेगा तो आप के का, एम का, ए का, बी का, कुछ भी का भी मान निकाल पाओगे। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान आप लोगों को तरीके से बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही निश्चित रूप से अच्छी तरीके से आप लोग सीख पाए होंगे। तो बच्चों आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आइए देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं। तो पहली बात कि अगर सम संख्या, आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। और सम संख्या कितने से शुरू होती है बच्चों? 2 से शुरू होती है। और क्रमागत सम संख्या बोल रहा है। क्रमागत का मतलब कि अगर 2 लोगे तो 4 आएगा, और अगर 4 लोगे तो 6 आना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि सम संख्या 8 होती है तो 8 के बाद सम संख्या क्रमागत में क्या आएगा? तो पक्का है कि 10 आएगा ना। और मान लेते हैं, अच्छी बात बताओ कि अगर हम 8 ही ले लेते हैं और 8 के बाद 9 ले लेते हैं, तो क्या ये 9 सम संख्या है? नहीं सर, ये 9 सम संख्या नहीं है। अगर हम 16 ले लेते हैं तो 16 क्या सम संख्या है? हाँ है, लेकिन क्या ये क्रमागत है? क्रमागत नहीं है। तो हमको क्रमागत लेना है, तो क्रमागत लेकर ही हल करना है ना। क्रमागत का मतलब होता है कि एकदम पास वाली दोनों होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको बच्चों में बता दूं कि हम मानेंगे कि वह सम संख्या क्या है। तो माना सम संख्या x, माना सम संख्या x। तो जब हम सम संख्या x मान लिए तो इसका क्रमागत यानी अगला सम संख्या क्या आएगा? अगला सम संख्या मानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम यहाँ पर x + 2 मानेंगे, x + 2 मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर x के जगह पर अगर हम 2 ही माने होते, और जब 2 जब जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 2 + 2 4 होगा, तभी तो सम संख्या 2 के बाद 4 आता है। बोलिए, बोलो, क्या यहाँ तक आ रहा समझ में ना। तो यहाँ से जब हम सम संख्या x मान लिए तो क्रमागत सम संख्या यानी दूसरी सम संख्या जो मानेंगे वो क्या मान लेंगे? x + 2 मान लेंगे। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो वो संख्याओं ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया कि माना पहला सम संख्या x और दूसरा सम संख्या यानी कि क्रमागत वाली बात किया है, तो दूसरा सम संख्या हमने मान लिया बच्चों x + 2। अब बोल रहा है ना कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। दो सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 244 है। तो ये पहली संख्या जो हमको प्राप्त हुआ वो x था, और दूसरी संख्या जो प्राप्त हुआ वो x + 2 था। तो इन्हीं संख्याओं के वर्गों का जो योग है
244 है। और आप लोगों को मैं बताया हूँ, कहा हूँ कि जो एल्जेब्रिक जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो देखिए इस प्रश्न में वो फार्मूला यूज होगा। कहाँ होगा आइए दिखाता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने कर दिया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यूज हुआ यहाँ पे? हाँ सर हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 2 है तो बी का स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर 244। एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 2 दूनी के 4 और x हो जाएगा और बराबर का 244 होगा। क्या 244 प्लस का ही इधर बुला लोगे? बिल्कुल बुला लेंगे सर। इसको हम व्यापक रूप में सजाकर लिख भी दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर के बाद हम x वाले को लिखेंगे, हाँ कि नहीं। प्लस 4 यहाँ पहले से ही है, उधर से 244 को बुलाएंगे तो माइनस का 244 होगा बच्चों, यहाँ बराबर का हो जाएंगे उधर 0। अब हम यहाँ से आगे बढ़ाना चाहेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और 244 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 240 होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि अधिक वाले अंकों के आगे माइनस दिया था, तो यहाँ पर 240 हो गया बराबर का 0। बोलो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड करोगे तो ये कुछ चीज़ें, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा कि 2 पहले कॉमन कर लो। तो बच्चों जब 2 तुम कॉमन करोगे ना, तो जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा? अकेले एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 2 दूनी 4 तो यहाँ पर x, और यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो 0 बराबर का 0। बोलो मेरे हीरो। अब ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, और जब भाग में होगा तो आपको बात पता है कि वो 0 हो जाएगी, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। तो अब हम करेंगे भैया गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसी बात को ले लेते हैं जरा इधर, इसी बात को ले लेते हैं जरा इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 है, अब बराबर में 0 है कि नहीं है। अब हम 120 से एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक 1 है, तो 120 से 1 में गुणा करोगे तो 120 होगा। अब बच्चों 120 को ऐसा तोड़ो 2 अंकों में कि गुणा करने पर 120 आए और जोड़ के लाने पर या घटा के लाने पर यहाँ पर क्या आ जाए? यहाँ पर बच्चों 2 आ जाए। तो क्या करोगे? तो नहीं पता होता है जब भी, तो जब नहीं पता होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। इसका फैक्टर कर पाएंगे, और यहाँ से 2 छक्के 12, 2 से निकालेंगे 2 तिहाई 6, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 5 15, और यहाँ से 5 6 कम 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 5 तिहाई 15, तो यहाँ से 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और यहाँ से 8 आ गया, और 5 तिहाई का यहाँ पर 15 आ गया। तो 15 और 8 को देखो तो आ रहा है, 15 8 को देखो तो आ रहा है। यहाँ से 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12 और 5 दूनी के 10। हाँ सर ये ले लेते हैं, बेहतर रहेगा, है ना, ये ले लेते हैं। अगर 5 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। यानी कि 12 में 10 से गुणा कर देंगे तो सर 120 भी हो जाएगा, और 12 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ वाला बच्चों 2 भी आ जाएगा। हम कहते हैं कि बच्चों आगे वाले को कुछ नहीं करते हैं और पीछे वाले को भी कुछ नहीं करते हैं, बीच वाले को 2x लाना है। तो हमने तोड़ा था 12 और 10 को, तो 12 में से 10 से गुणा करेंगे 120 भी आ जाएगा, और 12 में से 10 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। बस सर इसके साथ हम x लगा देंगे और इसी पूरी बात को हम लिख देंगे। तो यहाँ से प्लस का 12x और माइनस 10x होगा। जैसे ही हम पेयर ये सब तोड़ देते हैं तो 2 2 करके हम जोड़ा बना लेते हैं। अब जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे, और जब x कॉमन करेंगे तो बच्चों क्या होगा? x प्लस यहाँ बच जाएगा 12। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या कर लेंगे? क्या दोनों जगह पर x है? नहीं है। जब x दोनों जगह पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, लेकिन कोई तो अंक होगा ना जो कॉमन होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से 10 कॉमन करेंगे, तो जब 10 कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा अकेले, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 से 12 बार में गुणा करेंगे तो 12 धाम 120 हो जाएगा। क्लियर? अब इन दो देखिए, जहाँ यहाँ पर जितना आएगा इस ब्रैकेट में भी उतना ही आना चाहिए। अगर बच्चों इतना नहीं आ पा रहा है तो समझो कि सवाल क्या है? गलत है। अब आंसर लिखने की बारी आएगी, इन दोनों में से कोई एक ले लो और बाहर बाहर वाला ले लेंगे और दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो बच्चों x प्लस 12 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12। चलिए इसको दिखाइए, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10। तो बच्चों हम कभी भी माइनस वाले मान को नहीं लेते हैं, कभी भी हम प्लस वाले मान को लेते हैं। तो ये बताओ कि जो हमारा पहला जो धनात्मक जो सम संख्या थी वो क्या थी? 10 हो जाएगी, और पहला जो जब धनात्मक संख्या जब 10 हो जाएगी तो बाद वाला क्या आ जाएगा? तो 10 प्लस 2। तो देख लो, याद रखो कि क्या 10 के बाद सम संख्या 12 ही आता है। तो बच्चों ये तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे और आप लोग एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन तो बवाल करके आएंगे। बोलिए क्या कर पाएंगे? चलेंगे। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 है और का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और विविक्तिकर ज्ञात करने के साथ साथ फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से बता चुका हूं कि जब भी d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा, d के मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति भी वास्तविक होगी और वहाँ d का मान अगर 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसकी सहायता से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन है 2x² - 4x + 3 = 0। क्यों मेरे हीरो? अब यहाँ से d का मान हमको प्राप्त करना है और प्राप्त करके हमको प्रकृति भी चेक करनी है कि वो कैसी है। तो यहाँ से सर d की मान प्राप्त करने के लिए हमको पहले abc की मान निकालना पड़ेगा। तो abc का मान निकालने के लिए हमने तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बच्चों आएगी? 2। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? -4 और यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी वो बच्चों आएगी 3। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो d बराबर फार्मूला लगा लीजिए b² - 4ac। आपको पता है कि d विविक्तिकर है ना। b का मान -4 तो -4 का स्क्वायर -4 a के जगह पर 2 c के जगह पर 3 रख दिया। -4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 4 दूनी 8 8 3 के 24 होगा। तो बच्चों यहाँ से जो d की वैल्यू प्राप्त होगी वो माइनस का कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। हमको एक बात बताओ, क्या d का मान 0 से बड़ा है? नहीं सर, d का मान तो 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से सर छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, अर्थात क्या होगी? तो बच्चों अर्थात क्या होगी? काल्पनिक होगी। कैसा होगा? काल्पनिक होगी। यानी कि मूलों की जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। कैसा होगा बच्चा? काल्पनिक होगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग हल कर पाएंगे अच्छी तरीके से। आगे चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। यानी आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है? वह क्षेत्रफल दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में दिया है लेकिन चौड़ाई की दुगुनी ही से 1 अधिक है। यानी जो क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। यानी अगर मान के चलते हैं कि अगर ये आयताकार एक भूखंड होगा तो जिसकी वो लंबाई जो होगी ना, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमको पता होना चाहिए ना कि चौड़ाई कितना है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमको पता ही नहीं है कि चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है कौन? तो बच्चा लंबाई। क्या? लंबाई। तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि माना भूखंड की चौड़ाई x, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x + 1 हो जाएगी। तो मानना पड़ेगा बच्चों यहाँ से कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई जो होगी वो क्या मानेंगे बच्चों? x मानेंगे। हमने क्या माना? x मान लिया कि x मीटर है। क्लियर? तो बोलो लंबाई क्या हो जाएगी? तो यहाँ से आयताकार भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी मेरे भाई यहाँ से 2x + 1 हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो चौड़ाई होगा चौड़ाई के दुगुने से 1 क्या है? अधिक है। कौन? लंबाई। तो यहाँ से तो ये तो बात आप लोग को समझ में आ गई। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन आगे क्या फिर कि कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यानी कि हमको लंबाई ज्ञात करना है और साथ ही साथ चौड़ाई भी ज्ञात करना है। आइए देखिए कैसे कर पाते हैं। तो बच्चों आयत का भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है? वह क्षेत्रफल दिया है किसका? आयत के भूखंड का। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इधर दिया हमने 528 मीटर स्क्वायर दिया है। लंबाई कितना है? तो लंबाई तो सर 2x + 1 है, तो हमने रखा 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना माने थे बच्चों? x माने थे। इधर 528 है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, x से 1 में करेंगे तो x होगा और ये प्लस 528 को बुला लेंगे इधर तो -528 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा बच्चों 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है?
अब यहाँ से हम करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये तो चेक कर लेंगे ना कि 528 में 2 से गुणा करें तो कितना आ रहा है, तो 528 में 2 से गुणा कर लीजिए साइड में। तो यहाँ से 2 से गुणा करने पर बच्चों 2 8 16 के 6 हो जाएगा हासिल, 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 5 10, यानी आ रहा है 1056। तो सर 1056 को ऐसा तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 1056 हो जाए और जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ यहाँ से एक एक्स आ जाए, यानी कि एक्स आ जाए। समझ रहे हो ना। तो यहाँ बच्चों जब पता नहीं होता है तो हम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 से फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा लीजिए 2 6 के 12, 2 एकम 2 छके फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट में देखो 33 से कटा दीजिए डायरेक्ट एकम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बच्चों यहाँ से 32 हो गया और यहाँ पहले ही से ही 33 दिया है, तो क्या 33 में से 32 घटाएंगे 1 आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो एक साथ अब x लगा दीजिए भाई, यानी 33 को x में से 32 को x घटाएंगे तो आपको एगो x मिल जाएगा और 33x में यानी 33 में 32 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1056 भी आ जाएगा। हाँ सर बहुत अच्छी कह रहे हैं आप, आ जाएगा। तो अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं कि आगे वाले को और पीछे वाले को कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, ये हमारा टेक्निक है। अब इसी x लाना था तो उसके जगह पर हमने जो तोड़े हैं उसी को ले लेंगे और उठा करके लिख देंगे। तो 33x माइनस का हो जाएगा 32x, और जैसे ही तोड़ते हैं तो दो दो का बनाते हैं पेयर यानी जोड़ा, है ना। अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x को करेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा केवल 2 और x, क्योंकि x 2 था, एक आ गया है बाहर तो एक बच गया है, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो अकेले कौन बचेगा, आ गया 33, माइनस इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन है, इन दोनों क्या जगह पर x है? नहीं सर x नहीं है। और जब x नहीं है बच्चों तो यहाँ से तो x कॉमन नहीं होगा, तो सर कोई अंक होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से 32 कॉमन लोगे, सॉरी यहाँ से बच्चों 16 कॉमन लोगे। जब 16 कॉमन लोगे तो 16 दूनी का हो जाएगा 32, यहाँ पर बचेगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये 16 से कट जाएगा बच्चों यहाँ कितना बार में, 33 बार में। क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर जितना आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ जाओ सवाल क्या है, गलत है। अब बात आती है आंसर लिखने की। यहाँ से इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, फिर बाहर बार वाले ले लेंगे तो x माइनस का 16 हो जाएगा। अब आते हैं इन दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ से दोनों के जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से 2x बराबर माइनस का 33 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा माइनस का 33/2। हम जानते हैं कि कभी भी माइनस वाले मान को नहीं लेते हैं, तो आगे देख लेते हैं। तब इसको ही ले लिया जाए तो x माइनस 16 बराबर होगा 0। तो बोलो मेरे हीरो क्या x बराबर 16 आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। और x बराबर जो पॉजिटिव आया है केवल हम पॉजिटिव वाले मान को ही लेंगे। और सर x किसको माने थे? तो चौड़ाई को माने थे। एकरा मतलब कि चौड़ाई का जो हमको मान आ गया वो आ गया भैया कितना, 16 मीटर। तो बच्चों 16 मीटर जब चौड़ाई है, क्वेश्चन में कहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो क्या लंबाई 33 हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लंबाई जो लंबाई था वो चौड़ाई के दुगुने से बच्चों एक क्या था, अधिक था। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो 33 मीटर लंबाई का हो जाएगा और 16 मीटर चौड़ाई का हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को आप रिवीजन नहीं करके जाते हैं तो ये आपकी गलती और मूर्खता भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहली बात कि त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों हमने बनाया यहाँ पर समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमने कुछ इस तरीके से जानते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात कि हमको तो आधार पता ही नहीं है, तो मानेंगे कि माना आधार x, माना आधार x। तो हमने आधार को क्या माना, x मान लिया। और जब आधार को जब x मान लिया, यानी आधार को जब x मान लिया तो ऊंचाई क्या कर रहा है कि ऊंचाई जो होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा, 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो जो आधार है यानी कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या बच्चों यहाँ पर ऊंचाई जो होगी वो x - 7 हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, x - 7।
यानी हमको ऊंचाई भी पता हो गया, यानी कि हमको ऊंचाई भी पता हो गया कि ऊंचाई जो दिया है वो x माइनस का 7 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कर्ण का जो वैल्यू है वह 13 सेंटीमीटर है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ये वाली हिस्सा जो होती है वो आधार होती है, ये वाला जो होता है वो लंब होता है और ये वाला होता है वो कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण ही होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होता है। तो बच्चों हमने क्या किया, अब इसको हल कर लेंगे और भुजाओं को हम प्राप्त करेंगे कि वह भुजा का मान कितना कितना आएगा। तो सबसे पहली बात, जहां भी समकोण त्रिभुज आएगा वहां पर समकोण त्रिभुज में हम वहां पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और वहां से कुछ वैल्यू को प्राप्त करेंगे। आइए तो यहां से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण मान लो कि इनमें से सबसे बड़ा भाई कर्ण हो गया, तो सबसे बड़ा भाई कर्ण हो गया तो कह रहा है कि दोनों भाई आप लोग क्या करिएगा, एकदम मिलजुल के रहिएगा। यानी लंब और आधार को बोल रहा है कि दोनों क्या करके रहिएगा, एकदम जुड़ के रहिएगा। तो इसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए कर्ण कितना दिया था, तो सर कर्ण तो दिया था 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। लंब कितना है, तो लंब तो सर x माइनस का 7 है, तो लंब के जगह पर लिखेंगे x माइनस 7, यानी ऊंचाई x माइनस 7 होगी। चलिए आधार कितना है, तो आधार तो सर तो x है, तो x का हमने स्क्वायर कर दिया। आओ इसको हल करते हैं। 13 का स्क्वायर बच्चों करोगे 179 होगा, है ना, 169 होगा। यहाँ से a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो यहाँ से बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। 169 बराबर x स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर। 7 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14x होगा। अब हम कह रहे हैं कि सबको एक तरफ कर लो, तो ये 2x स्क्वायर हो गया और ये सजाकर भी लिखते चलो, तो सजाकर लिखेंगे तो x स्क्वायर के बाद क्या आता है, x स्क्वायर के बाद आता है x वाला, तो माइनस का 14x हो जाएगा। और ये प्लस 49 पहले से ही है और ये प्लस 169 है, उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, इसके जगह पर बच जाएगा बराबर में 0। बोलो मेरे हीरो, क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? आगे की तरफ देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये बच्चों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या ये प्लस माइनस माइनस होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। तो क्या यहाँ पर घटाएंगे इसमें से, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, इसके आगे बच जाएगा 1। और अधिका में से घटाए हैं तो अधिक के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ तक आ गए हैं, मंजिल तक पहुँचे हैं। अब इसको करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो अब देख रहे हैं हम तो इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर पता होगा ये बात, पहले भी ऐसा सवाल आया था, जब भी इसके आगे कोई कटने वाला अंक आए या कॉमन करने वाला आए देख लेना। अगर कॉमन कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तो आपको सोचने में आसानी होगी कि गुणनखंड करेंगे तो कौन सा ऐसा 2 अंक लें कि जोड़ने घटाने पर इतना हो जाए, गुणा करने पर इतना हो जाए। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से बच्चों हम 2 को जैसे ही कॉमन किया तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 14 और सॉरी यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 7 14 और यहाँ बच जाएगा 2 6 12 60 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। देखिए फिर एक बार और 2 कॉमन किया हमने तो x स्क्वायर बच गया, माइनस उतार दिए, 2 7 14 x उतार दिए, माइनस उतर गया 2 6 12 बराबर में 0। बच्चों यहाँ पे 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। अब हमको प्राप्त क्या हो गया कि x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। इसी बात को हम हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ से तो बहुत ही आसान हो गया सर, अब तो कर लेंगे सर, छोड़ दीजिए। बच्चों नए स्टूडेंट हैं जो इनको अभी तक पता नहीं है कि कैसे करते हैं, उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से आप लोग सीख कर जाइएगा। आइए तो यहाँ से 60 से 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आगे तो 1 ही तो है ना, x स्क्वायर के आगे अगर कुछ भी न रहता है तो 0 मत समझिएगा। आपको मैं बताऊँ कि 0 कभी भी आता नहीं है, वहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। तो 60 से 1 में गुणा करेंगे तो 60 होगा और 60 को बच्चों यहाँ से तोड़कर जरा देख लो, 60 को जरा तोड़कर देख लो कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ के चाहे घटा के यहाँ पर क्या आ जाए, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 7 आ जाए। बताइए क्या होगा,
बताइए क्या होगा सर, 12 5 60 होता है और 12 में से अगर 5 घटा देंगे तो यहाँ वाला 7 भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। यानी 60 को तोड़ेंगे 12 और 5 में, 12 5 60 होगा। और हमको लाना क्या है? हमको -7x लाना है। सर x लाना है तो दोनों के साथ x जोड़ दे रहे हैं। और सर माइनस का अधिका लाना है तो -7 जब लाना है तो अधिका वाला अंक के आगे माइनस लगा देंगे और कम आगे वाले अंकों के आगे प्लस लगा देंगे। और यही पूरा के पूरा बात उठाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम उठा के पुट कर देंगे। सर आगे वाले अंकों को कुछ नहीं करते हैं, पीछे वाले को भी कुछ नहीं करते हैं, और इसी के जगह पर जो तोड़े हैं वही उठा करके लिख देते हैं। हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ता रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। यहाँ से अब जब दो दो को मतलब ये जब तोड़ लिए हैं तो हम पेयर बना दिए दो दो का, और जब दो दो का पेयर बना लेंगे तो हम बच्चों देखेंगे कि आखिर उनमें से कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों में से x कॉमन है, और x जब कॉमन होगा तो एक x बचा है, यहाँ से बच जाएगा भैया 12। चलो इन दोनों के जगह पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। तो सर कोई तो अंक है, हाँ अंक है। क्या अंक है? तो 5 कॉमन है सर। जब 5 कॉमन होगा तो यहाँ से 5 से कट जाएगा ये 12 बार में। क्या यहाँ जिस ब्रैकेट में जितना है यहाँ पर भी उतना ही है? बिल्कुल सर, हम लोग सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, सवाल हम लोग का सही है, मज़ा आ गया। तो सर यहाँ से x माइनस का 12 होगा और यहाँ से x प्लस का 5 होगा। हम पहले से ही कॉपी में नोट कर चुके हैं। कर लिए बाबू? हाँ एकदम साथ में करते चलिए, देखते रहिए। अब इन दोनों को क्या करते हैं बाबू, यहाँ से 0 के बराबर दिखाएंगे, और जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो -12 उधर जाएगा तो +12 आ जाएगा। अब इसको भी दिखा लीजिए, तो x + 5 = हो जाएगा 0, तो x = हो जाएगा -5। तो चलो भैया, हम कह रहे हैं कि माइनस वाले मान को हम कभी भी लेते नहीं हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वाले लेते हैं, और हमेशा हम लोग को पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। क्यों भाई? हमेशा हम लोग को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए ताकि अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकें। हम लोग निगेटिव नकारात्मक की तरफ नहीं सोचना है, ना ही नेगेटिव रास्तों पे हम लोग को चलना है ना बच्चों? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलें, अब हमको क्या कहा था? तो सर आधार कहा था। तो आधार बोलो भाई, x किसको माने थे? x की वैल्यू कितना आ गया? 12। यानी कि हमको आधार निकाल चुके हैं। आधार कितना निकाल चुके हैं? तो बच्चों हम आधार निकाल चुके हैं कितना? तो सर 12 सेंटीमीटर। सर आधार तो 12 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई जरा बता दीजिए। ये बच्चों जरा बताओ कि जब आधार जितना था उससे 7 सेंटीमीटर कम था, यानी कि हमारा आधार जब 12 है तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या 5 सेंटीमीटर हमारी ये ऊंचाई निकल कर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया था मान, और सेंटीमीटर में आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बताया गया है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रिविजन कर सकते हैं। चलें आगे, हाँ चलते हैं। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है जरा देखेंगे। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चा? 365 है। अगर मान लो क्रमागत का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर 1 के बाद 2 आ रहा है तो समझो कि वह क्रम है। अगर 1 के बाद 3 आ रहा है तो समझो कि वो क्रम नहीं है। समझ लो, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? क्रम है। अगर 4 के बाद तुम 6 लिख दे रहे हो ना, एक मतलब ये क्रम नहीं है। क्या इतना बात समझ रहे हो? तो ये क्रमागत है, यानी कि क्रम है। तो हमको क्रमागत संख्याएं ही ज्ञात करना है, और उनके वर्गों का जो योग दिया है वो कितना दिया है? 365 दिया है। तो बच्चों यहाँ से हम मानेंगे कि अगर, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक क्रमागत संख्या x, तो दूसरा क्या मानोगे? दूसरा मानना पड़ेगा बच्चों x + 1। क्या मानना पड़ेगा? x + 1। क्यों ऐसा कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर तुम मान लेते हो कि अगर पहला धनात्मक क्रमागत संख्या x, तो तुमको दूसरा मानना पड़ेगा x + 1। क्यों कह रहा हूं? अगर मान के चलते हो कि x के जगह पर तुम मान लो 5 मानते, तो जब तुम x की जगह पर जब तुम 5 मानते, तो यहाँ पर x की जगह पर जब 5 रखोगे तब ना अगला वाला 5 बराबर 6 आ जाएगा। 5 + 1 = 6। बोलो तो बोलो, 5 के बाद 6 आया कि नहीं आया? एक का मतलब क्रम से है कि नहीं है? तो क्रम से बोला भी है और धनात्मक भी बोला है, इसलिए हम इसको जोड़ भी दे रहे हैं x + 1। या बात समझ में आया ना भाई? हाँ तो चलेंगे, अब मानेंगे हम यहाँ से कि मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक x।
तो भैया माना धनात्मक पूर्णांक x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। माना धनात्मक पूर्णांक x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों जब x प्लस 1 होगा तो इन्हीं संख्याओं का अगला, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। यानी कि प्रश्नानुसार जो बातें कह रहा है कि जो दोनों संख्याएं हैं ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। तो सर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का यानी वर्गों के योग कितना दिया है 365 दिया है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, वर्गों का योग 365 दिया है, तो संख्याएं हमको ज्ञात करना है कि क्या क्या चीजें हैं। आइए, क्या एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर कर दें? हाँ भाई अब हल करते हैं। क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है सर। तो ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x1 यानी कि 2x हो जाएगा इक्वल टू 365। बुला लो 365 को इधर, तो 2x स्क्वायर सजाकर क्रम से भी लिख दे रहा हूँ। देखो 2x स्क्वायर के बाद x वाला आएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 1, और उधर को बुलाएंगे 365 को तो हो जाएगा माइनस 365। समझ गए? आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, तो क्या प्लस माइनस माइनस होगा? बिल्कुल माइनस होगा सर। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 364। ए बच्चों अब हमको गुणनखंड करना चाहिए ना? नहीं सर, आपने तो पहले बताया है कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर 2 आ रहा है तो कुछ कामन करने लायक है तो कामन कर लीजिए, तब करेंगे तो सर बेहद ही आसानी होगी, आसानी से कर पाएंगे। हाँ बच्चों अब तुम लोग तो समझ गए हो, बाकी समझदार हो ही गए हो। तो 2 से कामन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच जाएगा एक्स, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और इक्वल टू हो जाएगा 0। बोलो मेरे हीरो, होगा ना? आइए 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा, वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 182। बोला भैया बराबर 0। अब यहाँ से करेंगे हम गुणनखंड। सर 182 से 1 में गुणा करेंगे 182 होगा। इस बात को हम जरा यहाँ पे करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 है बराबर 0। बच्चों सोचो और सोच कर बताओ कि 182 को कैसे तोड़ पाओगे। 182 को अगर तोड़ पाओगे तो जरा हमको कमेंट में बताओ कि 182 को जब हम तोड़ेंगे ऐसे कौन से 2 अंक होंगे जिसको गुणा करने पर 182 होगा और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर माइनस का x होगा यानी माइनस का 1 होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा। अगर पता है तो बताइए और नहीं पता है तो वो भी बताइए हाँ कि ना। हाँ आइए भाई देखिए, नहीं पता है तो हम कैसे निकालते हैं सर, हमको टेक्निक बताइए ना। अरे भाई बता तो रहे थे कि यहाँ पर फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 182 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 9 18, 2 एकम 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से कटाइए 3 से, 7 से कटाइए 13 सते 91, 13 बार में, और यहाँ से 13 कम 13। सर 7 दूनी 14, सर 14 हो गया, और यहाँ पर अकेले 13 हो गया। सर 14 में से 13 में गुणा करेंगे, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो ही जाके 1 आ जाए। ये सर माइनस 1 न लेना है। तो बच्चों पहले वाले सवाल में हमने कहा था कि जब माइनस वाला लाना था तो अधिका के आगे माइनस लगा दो और कम वाले के आगे प्लस लगा दो, और यही बतिया वहाँ पे जाकर के पुट कर दो। हाँ सर अब आएगा ना, एकदम नहीं छोड़ेंगे। अब तो समझ में आ गया दूसरा बार, पहला बार नहीं आया था। अरे भाई हमें तो किस बात के गम है। आओ तो आगे वाले को और पीछे वाले को हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से उतार देते हैं, एकदम थोड़ा से भी कुछ परेशानी नहीं है। भाई बड़ियार आदमी है, अब बड़ियार आदमी को जानते हो कि वहाँ से कगरिया जाते हैं ना हो। अरे भाई ऐसी बात नहीं। आओ देखो, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसको बहुत मतलब वो बड़ियार आदमी है। अब ये कमजोर आदमी, इसको हटाएंगे और हटा करके इसी बात को उठा के रख देंगे, तो माइनस 14x और प्लस 13x होगा। जैसे ही तोड़ लेते हैं दो का जोड़ा बना लेते हैं, और जोड़ा बनाएंगे तो इसका आगे का कार्यक्रम होता है कि कामन करने वाली, इन दोनों में से x कामन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस का 14,
अब बच्चों यहाँ से इन दोनों के जगह पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, और जब 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x होगा, अब प्लस में माइनस से करेंगे गुणा तो माइनस होगा, और 13 से 182 कट जाएगा 14 बार में। तो क्या एक जैसे आया है? बिल्कुल आया सर, बल्ले बल्ले। आइए इन दोनों में से कोई एक ले लो और इन दोनों में से कोई बाहर वाला ले लो, दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो बच्चों 0 के बराबर दिखाएंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 14 होगा। और इसको भी दिखाएंगे x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 13। और जब बच्चों हमने कहा था कि कभी भी माइनस वाला मान को नहीं लेना है, हमेशा किसको मान के लेना है? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, हाँ कि नहीं? एकदम अच्छा सोचो, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। देखो पॉजिटिव भी ले लेना है तो पॉजिटिव 14 ले ली, यानी कि पहला धनात्मक संख्या क्या आ गया? पहला धनात्मक जो संख्याएं आ गई बच्चा, वो आ गया हमारा 14। तो बता दो जब पहला धनात्मक संख्या x यानी माने थे तो x का मान कितना आ गया? 14। तो जब 14 आ गया तो यहाँ पे 14 रखोगे तो एक क्या हो जाएगा? तो 14 प्लस 1 रखेंगे ना सर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 15। बोलो आएगा कि नहीं? तो दूसरी धनात्मक संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी भैया हमारा 15। दूसरी धनात्मक जो संख्या आएगी वो हो जाएगी भैया 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो ये हमारा फाइनली रूप से आंसर है। बोलो आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो कृपया करके हाँ या ना के जवाब जरूर दे के जाना। बोलो बच्चों आया ना? तो चलेंगे अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ। तो ये सब क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जोश जुनून के साथ एकदम तैयारी करके जाना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एकदम बवाल मचा देना है। आगे बढ़े। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी जो भी छोटी संख्या होगा उसका वर्ग जो होगा बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो 8 गुना ये है, तो हम 8 गुना कहाँ, 8 से कहाँ गुना करेंगे? बड़ी वाली संख्या में, है ना? तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आइए जानते हैं कि पहले हमको तो संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या x, माना छोटी संख्या x। और जब मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या x, अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो बड़ी संख्या हो जाएगी मेरे भैया y। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? y। क्वेश्चन में क्या कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो दिया है 180 है। तो हम कर लेते हैं यहाँ से कि बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग। हमेशा आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या को घटाते हैं, ये बड़ अंक में से तभी ना छोटे को घटाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे किए कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। 180 है ना? हाँ 180 है। तो बड़ी संख्या किसको माने थे? y, तो y का स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या किसको माने थे? x, तो x का स्क्वायर, और बराबर 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर आगे की बात प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो ये क्या कह रहा था? छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि जो छोटी संख्या होगा तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना। तो 8 गुना ये पहले से ही है, तो 8 गुना हमको बराबर करने के लिए इधर 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 2। चलिए एक्स स्क्वायर का मान जो 8y है ना, इसमें हम रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चों? 1 में रखने पर। तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर रखेंगे 8y, और बराबर कितना है? 180। क्या हम 180 को इधर बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 180 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया ना। अब यहाँ से करेंगे भैया गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 180 को हम 1 में मल्टीप्लाई करा के देखेंगे यहाँ आगे एक तरफ, तो 180 एकम 180 होगा। 180 को सर ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 180 हो जाए, और जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ, यहाँ वाला का माइनस का 8 आ जाए। तो सर हम क्या 18 हम 180 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे लाना है क्या? माइनस का 8। तो -8 लाना है तो अधिक वाले अंकों के आगे माइनस लगा दीजिए और कम वाले अंकों के आगे प्लस लगा दिए। चूंकि y है तो हमने वहाँ दोनों जगह पे क्या लगा दिया? y लगा दिया। अब क्या करेंगे? हम कहते हैं कि आगे वाले को और पीछे वाले को बच्चों कुछ नहीं करते हैं। बोलो क्या ये बात पहले में हम बता चुके हैं? बोलो हाँ कि नहीं? सही है ना? आगे तो ये -8y की जगह पर हम ये पूरा की पूरा बात उतार के लिख देंगे। तो -18y और प्लस
10y। अब हम करेंगे इन दोनों में से बच्चों कॉमन, और जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे कि आखिर हमको क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पर y अवेलेबल है, y कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब एक निकल गया तो एक बच गया होगा, यहाँ अकेले 18 बच गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, y है, वहाँ y नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा। कोई तो अंक है, हाँ अंक है 10 कॉमन है। जब 10 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा अकेले यहाँ पे y। जब y निकल गया तो 10 ये 10 निकल गया तो y बच गया, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। 10 से 18 दाम में 180 यानी कि 18 बार में जाएगा। यहाँ जितना आया उतना यहाँ पर आया, यानी सवाल हम लोगों का क्या है, सही है। आगे की तरफ बच्चों बढ़ेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो y माइनस 18, और ये बाहर वाला ले लेंगे तो y प्लस का 10 हो जाएगा। अब बच्चों हम इन दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। जरा इधर देखिए, इधर देखेंगे तो यहाँ पर y माइनस 18 हो जाएगा। इन दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये y बराबर 18 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी है बताइए। यहाँ y प्लस 10 को जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 10। बच्चों हमको एक बात बताओ, क्या हम माइनस वाला मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेंगे। प्लस वाला लेंगे तो यहाँ से हम 18 क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो सर हमको तो एक बड़ी संख्या यानी y को माने थे, यानी y का मान हमको आ गया, पता हो गया, यानी कि बड़ी वाली संख्या हमको पता हो गई कि बड़ी संख्या जो हम माने थे सर y, वो हमारा मान आ चुका है, जिसका मान है 18 आया है ना। हमको अब x का मान निकालना है, मतलब कि छोटी वाली संख्या को निकालना है। तो सर छोटी वाली संख्या को निकालना है तो ये कहाँ है, क्या कैसे निकालेंगे? तो एक बच्चों बात बताओ कि क्या ये y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा? y का मान जब समीकरण 2 में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 18 और 18 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ आगे हल होगा। आओ देख लेते हैं। तो y का मान समीकरण कहाँ रखने पर बच्चों, 2 में रखने पर, 2 में पुट करने पर, यानी कि रखने पर। आओ भाई रखने पर, तो जब हम एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 8 है तो 8 हो गया, y है तो y हो गया, और उसी y के जगह पर बच्चों हम रख देंगे 18। क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 144 होगा। और बच्चों जब स्क्वायर हटता है किसी भी चीज़ पर तो वो मान कहाँ जाता है, रूट में जाता है सर, बिल्कुल रूट में जाता है, वेरी गुड। अब बाबू बता दो एक बात कि रूट में 144 किसकी वैल्यू होती है? सर रूट में 144 होता है प्लस का, मतलब कि 12 की वैल्यू होती है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी रूट में 144 12 का मान होगा, और रूट से कोई भी मान जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। तो बोलो भाई यहाँ से क्या आंसर आ गया? तो x की वैल्यू यानी छोटी संख्या जो हो गई हमको 12 आ गई। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है बच्चों? अगर समझ में आया है तो कमेंट में हाँ या ना का जवाब देते जाइए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही बार बार रिविजन करके जाइएगा, तभी जाकर के आप सवाल को तभी जाकर के आप एग्जाम में एकदम धमाल करके आएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनके योग जो दिया है 27 है और गुणनफल जो दिया है 182 है। यानी हमको दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करना है जिनके योग जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए और गुणनफल जो होना चाहिए वो 182 दिया है ना। तो बच्चों हमको पता ही नहीं है कि वो दोनों संख्याएं क्या है, लेकिन ये पता है कि दोनों संख्याओं का जो योग दिया है वो 27 दिया है और गुणनफल जो दिया है 182 दिया है। तो मान लेते हैं कि पहले कि माना पहली संख्या x। अब बच्चों जब पहली संख्या x मानोगे तो दूसरी संख्या क्या मानोगे? तो पहली संख्या जब x मानोगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस x मानोगे। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? एक बात और सुनो, देखो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का योग दिया है कितना? 27। दोनों संख्याओं का जो योग जो दिया है वह कितना दिया है? 27 दिया है। मतलब कि दो संख्या जो होगी यानी कि एक संख्या पहली संख्या होगी और एक संख्या जो होगी वो दूसरी संख्या होगी। तो बच्चों जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को मिलाकर जब 27 है तो आपको पता है कि पहली संख्या जब हम x माने हैं तो दूसरी संख्या हमारा क्या निकल कर आएगा? तो बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर 27 माइनस x आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आ जाएगी? दूसरी संख्या जो हमको निकल कर आएगी बच्चा 27 माइनस x। यानी कि तुम पहली संख्या को मान लिए थे x और दूसरी संख्या को मान लिए थे 27 माइनस x, और ये नहीं समझ में आ रहा था इसीलिए तुमको हमको निकाल करके दिखाना पड़ गया। क्यों बच्चों?
आया ना समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गया, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सर तो ये क्या दिया है, कह रहा है आगे ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अरे भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल हाँ 182 है, तो 182 दिया है ना, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल भी कितना दिया 182। आओ प्रश्नानुसार आगे जो बातें कह रहा है उसको करता हूँ। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, वो सर दिया है गुणनफल 182। गुणनफल 182 दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पर इंटू लिखेंगे है ना। चलिए x से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x से जब 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x। x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, उधर बच गया बच्चा 182। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके हम मान को निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम सबको एक तरफ करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को भेज दे रहे हैं उधर, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x उधर जाएगा तो माइनस 27x, और उधर पहले से ही 182 पड़ा हुआ है, पहले से 182 पड़ा हुआ है, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ से गुणनखंड। बच्चों यहाँ से 182 से 1 में गुणा करके टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि 182 एकम 182 आ रहा है। हमको दो अंकों में ऐसे तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ यहाँ वाला माइनस का यहाँ पे 27 आ जाए। हाँ कि नहीं भाई? अब देखो तो यहाँ से आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि नहीं पता होता है तो 182 का तोड़ लो, और 182 का तोड़ोगे तो हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि 14-13 किए थे, है ना। आओ दिखा दे रहा हूँ फिर से, 2 9 18 और यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ से 13 7 91 होता है कि नहीं, तो 7 से कटाएंगे 13 बार में 13 एकम 13, यानी कि ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये सर तो 14-13 को जोड़ देंगे तो क्या 27 आएगा? हाँ आएगा, लेकिन माइनस लाना है तो माइनस यहाँ भी लगाएंगे और माइनस यहाँ भी लगाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर एकदम दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे वाले को पीछे वाले अंकों को बच्चों हम वैसे ही क्या करते हैं छोड़ देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस 27x लाना है, इन्हीं बातों को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। सर आपने तो ऐसा बता दिया है कि अब तो कोई दिक्कत हम लोग को होगा ही नहीं। हाँ भाई चलो, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, तोड़ने के बाद हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन करेंगे। तो बच्चों हम जोड़ा बनाने के बाद कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 14 होगा, माइनस इन दोनों में से x नहीं है तो x नहीं कॉमन करेंगे, कॉमन कोई है नहीं, अंक लेकिन कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। जब 13 कॉमन करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल अकेले x, माइनस प्लस माइनस 13 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 बार में कट जाएगा। क्या एक जैसा आया है? बिल्कुल सर एक जैसा आया है। तो एक जैसा आया है तुम दोनों में से कोई एक ले लो। तो सर हमने ले लिया x माइनस का 14 और यहाँ से ले लिया x माइनस का 13 ले लिए। अब इन दोनों के बच्चों का दिखाते हैं 0 के बराबर दिखाते हैं, तो x माइनस 14 को हम दिखाएंगे 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा x बराबर का 14 आंसर आएगा। और यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो इसको दिखाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 13 आएगा कि नहीं आएगा? क्या हाँ दिक्कत है? कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या? कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या? यहाँ पे माइनस 13 माइनस 14 तो माइनस 27 हो गया, और यहाँ से x कॉमन कर लिए हैं तो x बच गया, और ये यहाँ से बच गया 14। यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन किए 13 बच गया, यहाँ x माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, यहाँ बच गया 14। इन दोनों में से कोई एक ले लिए, इन दोनों में से कोई बार बार वाला ले लिए, तो यहाँ पर x बराबर 13 आ गया, x बराबर 14 आ गया। तो हाँ तो सही तो है मेरे बच्चों, मेरे सही भाई है ना, सही है। देखिए x का मान 2 आ गया है, एक का मान 13 और एक का मान 14, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ये जो संख्याएं अपने माने थे, क्या माने थे, जो पहली संख्या माने थे वो क्या है, x है, और पहली संख्या x माने थे, तो सर x बराबर अगर 14 लेंगे, यानी कि अगर पहली संख्या सर अगर हम 14 को मानेंगे, अगर पहली संख्या अगर हम सर 14 को मानेंगे तो दूसरी संख्या हमको क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या हमको निकल कर आएगी, वो क्या निकल कर आएगी, तो हम 27 में से घटा कर लिखेंगे, यानी 27 में से 14 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 13। तो ये कब, जब x बराबर हम 14 मानेंगे तब। लेकिन सर हमने अगर मान लेते हैं कि अगर x बराबर अगर हमने 13 मान लिया, यानी पहली संख्या को हमने 13 मान लिया, तो उस कंडीशन में दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगी, तो उस कंडीशन में भैया, उस कंडीशन में हम दूसरी संख्या प्राप्त कर पाएंगे। वो क्या प्राप्त कर पाएंगे, तो उसको हम 27 में से अब 13 माइनस कर देंगे, तो उस कंडीशन में हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब हमने पहली संख्या 14 माना तो दूसरी संख्या 13 आया, और जब हमने पहली संख्या 13 मान लिया तो दूसरी संख्या बच्चों 14 आ गया। तो आशा करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को एकदम एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा, और आपको भी समझ में आ गया होगा। और ये समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़कर आप नहीं आएंगे, आप हमको पूरा विश्वास है।
तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही तक रहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। तो आप लोग को चैप्टर 4 के ये द्विघात समीकरण हैं, ये सारा के सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट करना होगा और नोट करके आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से रिवीजन करना होगा और छोड़ना नहीं है। आप लोग को बताया है कि जो मैथ होता है वो सब्जेक्ट वो दोस्त की तरह होता है, पूछोगे डेली तभी वो आपके साथ रहेगा, नहीं पूछोगे वो धीरे धीरे आप उसको भूलते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आई लव यू मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।